अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट क्लास में अगर हम देखें तो हमने कॉल बैक हेल के बारे में पढ़ा था। मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे कि किस तरह से हम इस कॉल बैक हेल से निकल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता या आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का हमने एक प्रॉब्लम ली थी छोटी सी, जो कि हमें क्या कह रही थी कि इंटरनेट सिग्नल है आपके इंटरनेट के, अगर तो 0 से जो कहां तक है 20 तक, अगर तो 10 से नीचे है तो आपने क्या कहना है फॉल्स, यानी कि नेट स्लो है, आपका डाटा स्टोर नहीं हो सकता। अगर 10 से ऊपर है तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है ट्रू, यानी कि आपका डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, फिर हम क्या करते थे कि हम डाटा स्टोर करते थे। अगर 10 से ज्यादा होता था तो हम एक डाटा स्टोर कर लेते थे, अगर नहीं होता था तो हम उधर ही क्या करते थे, रिटर्न कर देते थे। क्या चीज रिटर्न करते थे कि बस इधर खत्म कर दो। अगर तो ट्रू है तो दोबारा चेक होता था, या दोबारा डाटा स्टोर होता था यूजर का, या दोबारा उधर ही ब्रेक हो जाता था, उसके बाद दोबारा चेक होता था। अगर दोबारा ट्रू होता था तो एक और डाटा स्टोर, इस तरह हम डाटा स्टोर करते जा रहे थे। अगर और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, कॉल बैक हेल्प वाली वीडियो। आज हम इसी चीज को ही ना सेट करके लिखेंगे कि किस तरह से हम इसे अच्छा करके लिख सकते हैं, या किस तरह से हम कॉल बैक हेल्प से खुद को निकाल सकते हैं। बाकी वो लिखेंगे तो आपको अगर नहीं भी इतनी सही इसकी समझ आई थी ना, अब और क्लैरिफाई होने लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम अपना वही वाला फंक्शन उठा लाए ना, या उससे पहले आपको मैं वैसे जनरल बता देता हूं कि हमारे पास क्या तरीका है जिससे हम इसे सेट कर सकते हैं। हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है इन्हें ठीक करने का, जिसे हम कह रहे होते हैं क्या चीज, जिसे हम कह रहे होते हैं प्रोमिसेस। प्रोमिसेस प्रोमिसेस का यूज करते हुए हम कॉल बैक हेल्प से बाहर आ सकते हैं। किस तरह से हम, मैं आपको कहता हूं कि देखो, लेट सपोज मैं आपको अगर कहूं कि आज मैंने ये वीडियो बनाई है, कल मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा, सही। अब मैंने आपको क्या टाइम दे दिया है, आज से कल तक का। अगर मैं आपको कहता हूं कल नई वीडियो आएगी, कल तक वो क्या रहेगी, स्टेट पेंडिंग पर रहेगी कि कल तक ठीक है वीडियो आनी है, कल तक पेंडिंग है। अगर कल वीडियो नहीं आती तब वो सोचेगा कि उसने क्या करना है, या तो मेरी स्टेटमेंट को उसने रिजोल्व करना है, या तो उसने रिजेक्ट करना है, सही। मैंने उसे क्या दे दिया, एक दिन का टाइम दे दिया कि कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैंने कल का टाइम बता दिया। अब कल तक तो ये किस स्टेट पर है, कल तक ये है पेंडिंग स्टेट पर। अब जैसे ही कल का दिन खत्म होता है, या तो दो ही कंडीशन होगी ना, एक कंडीशन होगी या तो वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, अगर तो हो जाएगी तो उस स्टेट को हम क्या कह रहे होते हैं, रिजोल्व हो गई। अगर तो नहीं हो रही होती तो स्टेट को हम क्या कह रहे होते हैं, रिजेक्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह ही प्रॉमिस कह रहा होता है कि या तो पेंडिंग स्टेट पर पड़ा रहेगा, या तो वो रिजेक्ट होगा, या तो वो रिजोल्व होगा। एट द एंड कोई एक, ये दो ही आंसर होंगे जिनमें से कोई एक निकल रहा होगा उसके पास। तो इसी तरह ही हमारे पास आ रहा होता है ये कंसेप्ट भी, इसमें भी या तो रिजोल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल एक करके देखें तो मैं आपको कहता हूं, इसे लिखने का कुछ हमारे पास इस तरह तरीका होता है। पहले इसे बड़ा कर लेते हैं, लेट ए, ठीक है, कुछ भी करना है तो मैं बना लेता हूं ए इक्वल टू प्रोमिस। अब लिखने का क्या तरीका होता है, प्रोमिस जिसमें क्या होता है, एक फंक्शन आ रहा होता है और ये दो चीजें ले रहा होता है, सही। प्रॉमिस के अंदर एक फंक्शन आ रहा होता है जो कि दो चीजें ले रहा होता है, या तो वो रिजोल्व होगा या तो वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है रिजोल्व रिजेक्ट लिखना है, आप कोई भी अपना नाम दे सकते हो, आप सक्सेस फेलियर भी दे सकते हो, जो कि हम अपने उस केस में कर रहे हैं। वो हम जब करेंगे दोबारा कंटिन्यू तो फिर हम यही लिखेंगे। अब मैं कहता हूं ठीक है कि रिजोल्व होगा, तो वो कैसे होगा, मैं आपको कहता हूं रिजोल्व का मेथड चला दो। अब आप कहते हो ठीक है, प्रोमिस ने या तो रिजोल्व होना है या तो रिजेक्ट होना है। हमने लिख दिया कि रिजोल्व होगा हमारे केस में, लेकिन रिजोल्व में कुछ आया तो है नहीं, यानी कि कोई फंक्शन मैं इसे दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया, इट्स मीन मैं कोई से फंक्शन दे रहा हूँ, उस पर ये वर्किंग करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिजोल्व करना है,
तो मैं आपको कहता हूं उसे लिखने का तरीका होता है, हमारे पास जो भी है ना वेरिएबल, लेट सपोज यहाँ पर कोई फंक्शन होता तो हम उसका नाम लिखते। फिलहाल अभी यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, तो ए डॉट, ये देखो यहाँ पर मेथड आ जाते हैं, ए डॉट करते ही देन कैच फाइनली, ये सारे इसी के ही मेथड होते हैं। तो हम अपने पास लिखते हैं देन में हमने इसे क्या पास करना होता है, एक फंक्शन। सही, देन में हम इसे फंक्शन क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे कह रहे हैं कि ये वाला फंक्शन है जिसे तुमने रिजोल्व करना है। सही, देन में वो चीज आ रही होती है जो हमने रिजोल्व करनी होती है। अब अगर मैं यहाँ पर इसे कंसोल डॉट लॉग कह दूं वन डन, तो अब अगर हम इसे सेव करें तो देखो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गई है कि एक डन हो चुका है। तो अब अगर इसी तरह हम कहते हैं कि मैंने अगली कंडीशन में रिजेक्ट करना है, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूं तो रिजेक्ट कैसे चलेगा, मैं आपको कहता हूं रिजेक्ट के लिए हम उसी डॉट देन के आगे ना एक और लगाते हैं डॉट कैच। इसके अंदर भी हम अपने केस के लिए फंक्शन दे रहे होंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग फेल। अब अगर देखें क्यों नहीं चला, क्योंकि रिजोल्व हो गया। देखो मैंने जैसे ही इसे कंट्रोल एस किया है ना, तो मेरे पास सिर्फ चला है वन डन, रिजेक्ट क्यों नहीं चला। मैंने आपको पहले ही बताया दोनों कंडीशंस में से कोई एक आंसर हमारे पास आ रहा होता है, या तो रिजोल्व होता है या तो रिजेक्ट होता है। अब अगर यहाँ पर हम लिख दें रिजोल्व को खत्म कर दें, तो अब तो है ही सिर्फ एक कंडीशन, तो रिजेक्ट होगा। हाँ ये हम कर सकते हैं कि अगर हम कंडीशन एक वेरिएबल बना लें लेट वन इक्वल टू ट्रू, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं हम, मैंने अपने केस में वन ले लिया। अगर तो ट्रू हो तो क्या हो जाए, रिजोल्व हो जाए, एल्स में क्या होगा, रिजेक्ट तो हो गई। सही, इसे हम यहां से ऊपर ले आते हैं। अब अगर इसे हम चलाएं तो अब देखो क्या हुआ है, वन डन, क्योंकि क्या हुआ है हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इस केस में रिजोल्व हो गया। अगर हम इसे कर दें फॉल्स, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास फेल कंडीशन चलेगी। अगर हम एल्स के बिना इसे करके देखें कि एल्स हमने लगाया ही नहीं है, जस्ट हमने इफ देखा है, तो इफ हमारे पास क्या है ट्रू, तो जैसे ही हमने इसे चलाया तो वन डन आ गया, ठीक है। अगर हम इसे कर देते हैं फॉल्स, तो इस केस में क्या होगा, फेल। देखो जरूरी नहीं है इफ एल्स, इसमें एल्स भी लिखनी जरूरी है, वो ऑटोमेटिकली उसे पता चल जाता है कि ठीक है मैंने रिजेक्ट स्टेट चलानी है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत नॉर्मल सा है। बाकी ये ठीक है, ये दो फिलहाल आपको बताने वाले हैं, आपको जो आप कह लो कि आपने याद रखने हैं, फिलहाल ये दो ही हैं। उसके अलावा अब अगर हम वापस आए अपने पुराने जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके ऊपर, यहां तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, कि किस तरह से इनकी वर्किंग चल रही है। रिजेक्ट रिजोल्व का यूज करते हुए हम इन्हें हैंडल कर रहे होते हैं कि इसकी सक्सेस क्या होगी। अगर अब हम अपने इसी पुराने फंक्शन को यहां से उठाएं, कॉपी करते हैं और यहां पर आकर हम कर देते हैं पेस्ट, इसे कमेंट से भी खत्म कर देते हैं। अब मैं आपको क्या कहता हूं कि ये मेरे पास क्या है फंक्शन, ये फंक्शन क्या कर रहा हूं, यूजिंग प्रोमिसेस हम इसे रिजोल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या कहता हूं, ये हमें रिटर्न कर देगा क्या चीज, न्यू प्रोमिस। जैसे ये आएगा प्रोमिस, तो इसके अंदर दो चीजें आ रही होंगी हमारे पास। आपको पता है ना प्रोमिस क्या करता है, एक फंक्शन लेता है, उसके अंदर या तो वो रिजेक्ट होता है या तो वो रिजोल्व होता है। अब हम रिजोल्व रिजेक्ट की बजाय लिखते हैं फेलियर, ठीक है, सक्सेस और फेलियर। इस सारे प्रोग्राम को मैं यहां से उठाऊंगा और उठाकर इसके अंदर मैंने रख दिया, सही, ठीक है। देखो मैंने नॉर्मल सिंपली क्या किया है, मैंने उसी सारे प्रोग्राम को जो मैंने नीचे पहले सेपरेटली लिखा हुआ था उस सारे को उठा के मैंने प्रोमिस के अंदर रख दिया है। यानी अब मैं इनके ऊपर देन कैच अप्लाई कर सकता हूं कि क्या इसे रिजोल्व होना चाहिए, क्या इसे रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक हो गया। अब अगर मैं आकर लिखता हूं स्टोरिंग डाटा, हमने करना है, डाटा में क्या देना है, हमने स्टूडेंट वन का डाटा देना है। जैसे ही हम लिखते हैं स्टूडेंट वन, उसके बाद अब हमें सक्सेस और फेलियर वाले फंक्शन सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर लिख देता हूं देन, और उस देन के अंदर मैं सिंपली लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग वन डन, तो ये क्या करेगा, फिलहाल नहीं चला क्योंकि हमारा इंटरनेट स्लो होगा। अब देखो इस केस में हमारा इंटरनेट जो है उसकी स्पीड 10 से ज्यादा चली गई है, तो उसने क्या कर दिया है, देन कंडीशन चला दिया है। अब क्या हो, अगर देन की बजाय अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो, तो हम उस केस में क्या करेंगे, कैच,
और वो इस कैच में क्या कह रहा होगा, इस कैच में होगा क्या देगा कि नेटवर्क एरर। अब देखो, अब अगर कम होगा तो उस केस में वो क्या चलाएगा, उस केस में वो चला देगा नेटवर्क एरर है आपका, इस केस में डन हो रहा है। अब देखो इसमें क्या खूबी होती है, उसमें हम क्या कर रहे थे, इन्हें बेशक हम नीचे तक भी ले जाए ना तो उससे इससे कोई एरर नहीं आ रहा होता, बेशक जितने भी डिफरेंस में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो क्या है इस केस में, वहां पर तो हम हर किसी का सक्सेस लिखते थे और हर किसी के लिए फेलियर लिखते थे, सही। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक ज्यादा से देन उनका एक कैच सिंपली बना सकते हैं। तो इस केस में अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा एक और देन लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। ये इसमें कोई एरर नहीं दे रहा होगा कि आपने इतने ज्यादा देन लिखे हैं और कैच तो आपने सिर्फ एक लिखा है, ऐसा कोई केस नहीं हो रहा होगा। जैसे ही रिजॉल्व की बजाय रिजेक्ट होता जाएगा वो डायरेक्टली एंड वाले रिजेक्ट को कॉल कर देगा, उसमें वो इश्यू नहीं होता इसे। तो अब हमें पता है कि अगर हमारा पहला सक्सेस होता गया तो हमने क्या करना है, दोबारा से उस फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली दोबारा उस फंक्शन को कॉल करते हैं, जिसमें हम क्या लिख देंगे कि इस बार स्टूडेंट 2 का डाटा करना है, और इसी देन से बाहर निकलकर, सही, इसी देन से बाहर निकलकर हम एक और देन लिख रहे होंगे, जिसके अंदर हम दोबारा से फंक्शन बनाएंगे और हम क्या कह देंगे, console.log 2 डन। 2 डन लिख दिया हमने। अब अगर हम इसे चलाकर देखें तो देखो पहला भी डन हो गया, दूसरा भी डन हो गया। दोबारा चलाते हैं, इस केस में देखो पहले पर ही हमारा नेटवर्क एरर आ गया, सही। तो अब देखो कुछ हद तक ये उससे सिंप्लीफाई हो गया। अब आप क्या कहते हो कि दूसरे के बाद हमने दोबारा से फंक्शन चलाना है, तो मैं आपको कहता हूं दोबारा रिटर्न कर दो क्या चीज, स्टोरिंग डाटा, जिसमें आप क्या कह रहे होगे कि अब हमने स्टूडेंट 3 का डाटा स्टोर करना है, और उसी देन के नीचे आके आप कहोगे अब हम एक और देन लिख रहे होंगे, जिसमें हम करेंगे console.log 3 डन। जैसे ही अगर हमारे पास 3 भी डन होता है तो हमने अगले स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, तो उस केस में हम क्या कह देंगे, स्टूडेंट 4 आ जाएगा, जिसके लिए हम लिख देंगे देन, और उस देन में हम क्या कह देंगे कि console.log 4 डन। अब अगर इसे हम चलाकर देखें तो अब देखो क्या हुआ, पहले 3 हमारे पास डन हुए हैं, चौथे पर आकर एरर आ गया। अगले पे क्या हुआ है, पहला डन हुआ है, दूसरे पर एरर आ गया। अब आपको ये चीज समझ आ रही है कि इसे इस चीज से इशू नहीं है कि हमने जस्ट एक कैच लिखा हुआ है और ऊपर 3 देन लिखे हुए हैं। ये क्या करता है, जैसे ही आता है प्रोमिस, प्रोमिस ने आप कंफर्म या तो रिजॉल्व होना है या तो रिजेक्ट होना है, यानी या तो सक्सेस चलेगी या तो फेलियर चलेगा। सक्सेस जब जब चलती रहती है तब तक ये चलता रहता है, जैसे ही फेलियर आता है वहां पर ये एंड कर देता है। तो इसलिए हम एक कैच सबके लिए लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक और डाटा एंटर करना चाहें तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं कि आपने रिटर्न करना है स्टोरिंग डाटा किसका, एक और स्टूडेंट है जो कि 5 है, जिसकी देन क्या चल रही होगी, जिसमें हम कह देंगे console.log 5 डन। अब अगर दोबारा इसे चलाएं तो अब क्या होगा, हमारे पास नेटवर्क एरर, दूसरे पे एरर आया, इस केस में हमारे पास 5 के 5 डन हो गए, सही। अगले केस में एरर, इसमें दूसरे पर एरर आ गया। इसी तरह हमारे पास ये सारे चलते रहते हैं बार बार, ठीक है। दूसरे पर एरर आया फिर से, इसी तरह आप खुद भी ट्राई करते रहेंगे ज्यादा से, ठीक है। लेकिन अगर अब इस केस में आप देखो तो कितना हमारे पास एक बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में एक हमारे पास प्यारा सा प्रोग्राम आ गया। अगर हम अपने पिछले वाले प्रोग्राम को देखें तो उसमें हमें हर किसी के लिए सक्सेस फेलियर देना पड़ रहा था, फिर सक्सेस में दोबारा सक्सेस फेलियर, अगले की सक्सेस में दोबारा सक्सेस फेलियर, जिसकी वजह से हम क्या हो गए थे, कॉल बैक हेल का शिकार हो गए थे। लेकिन अगर इसमें हम देखें, हम वो काम नहीं कर रहे, हम सेपरेटली इन्हें देन कैच का यूज करते हुए हैंडल कर पा रहे हैं हर किसी को। तो इसी तरह हम इसे देन कैच का यूज करते हुए हैंडल कर रहे होते हैं। बाकी ऐसे जितना कुछ डिफिकल्ट हम कर नहीं रहे होंगे इसे यूज करते हुए, ये जस्ट आपको एक टॉपिक समझाने के लिए बताया गया है कि इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या अगर इस तरह से हम कॉल बैक हेल्प में फंसते हैं तो इस तरीके से हम उससे बाहर आ सकते हैं। ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको समझाया है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी
मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।